नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 15 नवंबर को देहरादून में यह आंदोलन होगा, विशाल रैली की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि मंत्री, विधायक, सांसद भी पेंशन छोड़ें। पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के नेता देहरादून पहुंचे हैं और उसी से जुड़ी यह बड़ी खबर, जहां पर कर्मचारियों का कहना है कि तमाम मंत्री, विधायक भी अपनी पेंशन को छोड़े। पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के नेता देहरादून पहुंचे हैं, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महारैली की तैयारी की जा रही है। 15 नवंबर को ये महारैली की जाएगी। विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन होगा। 15 नवंबर को देहरादून में विशाल रैली निकाली जाएगी। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नहीं तो तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी अपनी पेंशन को छोड़े। पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भी अब देहरादून पहुंच चुके हैं और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर इस बड़ी मांग को लेकर बड़ी महारैली देखने को मिलेगी, जहां पर तमाम बड़े कर्मचारी इस पूरे संघ के मौजूद रहेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन 15 नवंबर को देहरादून में विशाल रैली होगी। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने कहा है कि मंत्री, विधायक और सांसद भी अपनी पेंशन छोड़ें। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय मीडिया सचिव और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मंजीत पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि संगठन विभिन्न मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्य शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से देहरादून में 15 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून की परेड ग्राउंड से सचिवालय तक ये विरोध रैली निकालेंगे और सचिवालय का घेराव कर सरकार से अपनी मुख्य मांगे उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 80,000 से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली से वंचित हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए 15 नवंबर को पेंशन से वंचित कर्मचारी अपने परिवार के साथ सचिवालय का घेराव करेंगे, जिससे कि सरकार की कान खुल सके। कांग्रेस के विधानसभा पर्यवेक्षक एवं राजस्थान के विधायक रोहित बोहरा ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट के दावेदारों से राय शुमारी की है। काशीपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नवचेतना भवन में फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में काशीपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के बारे में राय शुमारी करने यहां आए रोहित बोहरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार रहने और एकजुट होकर अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाकर जिताने की बात कही। उत्तराखंड के पर्व इगास को हर्षोल्लास से मनाने और गांव से शहर गए लोगों में अपने गांव के प्रति प्रेम जगाने के लिए आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी अपने पैतृक गांव में जाकर इगास पर्व को मनाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता भी प्रतिभाग करेगी। प्रदेश के 2022 के चुनावों की सियासत अब गरमाने लगी है। नेताओं के बयानों में गर्माहट शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा पहुंचे सरकार में पूर्व मंत्री एवं घर वापसी कर चुके यशपाल आर्य ने दौराघाट में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कहा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन बीजेपी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा ने यह साफ कर दिया है कि 60 पर पार वाले बीजेपी के लक्ष्य पूरा होने नहीं वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इसीलिए अब बीजेपी का 2022 में जाना तय है। मैंने भी सरकार के साथ मंत्री के रूप में काम किया है। बीजेपी सिर्फ जनता को ठगने वाली पार्टी है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आने जाने को लेकर कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है जो कांग्रेस खेलती आई है। यशपाल और हरीश रावत पर कटाक्ष लड़ते हुए उन्होंने कहा कि बाजपुर में दिख रहा वहां क्या हो रहा है। वहीं हरीश रावत को लेकर कहा कि उनका परिवर्तन पंजाब में दिखाई दिया है, कि उनका परिवर्तन है क्या। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य के आने के बाद अब कांग्रेस की ओर आने वाली जो सिलसिला बढ़ गया है। अच्छा लगा और
यशपाल जी को देख करके आप सबको अच्छा लगा, तो अब इससे हम उत्साहित हो रहे हैं। हो सकता है और हाथ आगे बढ़ाए। जनता इसको सुन रही है, तो जनता कह रही है कि भाजपाइयों तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, अब तुम हो गए तड़ी पार। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठतम नेता विजय बहुगुणा जी ने खुद कहा ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली है कि जो कथनी और करनी में आपका फर्क है वो दिखाई दे रहा है, और जो आपने कहा है वो कभी सफल नहीं होगा, न पूरा होगा। देखिए, कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी मिली थी वह पंजाब में क्या परिवर्तन करके आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसी तरीके का परिवर्तन उनके यहाँ होना है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि उनके परिवर्तन का कहीं कोई अर्थ है। मैं समझती हूँ शायद वो जो सोच वो कहते हैं कि भाई हम फलाने को मुख्यमंत्री चाहते हैं और फिर मंदिर में जाते कुछ और कहते हैं, तो बस उनकी कथनी और करनी में अंतर है, तो उनके परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा खैबर देहरादून से जहां पर सियासी अखाड़े में उतरेंगे बीजेपी नेता, चुनाव अभियान की रणनीति को धार देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका आगाज करेंगे। चुनावी प्रभारियों की टीम के साथ बीएल संतोष भी पहुंचेंगे। 15 नवंबर को राष्ट्रीय चमोली का दौरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सियासी सरगर्माहट के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरे कार्यक्रम के आगाज करेंगे, इस पूरे एजेंडे के आगाज करेंगे, जहां पर चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ बीएल संतोष भी यहां पर पहुंचेंगे। 15 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष चमोली का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं। सियासी अखाड़े में बीजेपी के नेता उतरते हुए नजर आएंगे। चुनाव अभियान की रणनीति को धार देंगे तमाम नेता। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका आगाज करेंगे। साथ ही कई बड़े दिग्गज भी यहां पर पहुंचेंगे। चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ बीएल संतोष के भी यहां पहुंचने की खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 5 सालों तक बीजेपी सोती रही, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का हाल बेहाल है। ऐसे में जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचेंगे। अमित शाह इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता मन बना चुकी है और 2022 में कांग्रेस सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर है और शीर्ष नेतृत्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। अब नड्डा जी आए, शाह जी आए, मोदी जी आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपने देखा देश के प्रधानमंत्री जी केदार बाबा के दर्शन करने आए, कोई बात कह नहीं पाए, क्योंकि 17 में जो वादे किए थे उन वादों में से एक वादा पूरा नहीं हुआ। तो अब वो कितने भी हाथ पैर मार ले, अब आजी जो है वो पलट चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा की विदाई करनी है। देहरादून पहुंचे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रागिनी नायक ने कहा कि देश में राफेल डील में बड़ा घोटाला हुआ है। मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के माध्यम से पूरे मामले को ही है। मॉरिशस सरकार के दस्तावेज से मोदी सरकार का घोटाला खुल गया है। सीबीआई और ईडी मोदी सरकार की कठपुतली है। साथ ही कहा कि देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला मोदी सरकार द्वारा किया गया है। रागिनी नायर ने कहा कि ईडी की छापेमारी में एक डील बीजेपी के पास राफेल बिल के सारी संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं, लिहाजा ये देशद्रोह का मामला है। साथ ही केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एंटी करप्शन क्लोज क्यों नहीं हटाया गया, डॉक्यूमेंट्री लीक होने पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। ये नहीं, चीन और पाक लगातार देश की सीमा पर घुसपैठने लगा है, लेकिन ये 56 इंच की सरकार शांत बैठी है। खबर देहरादून से, यहां पर रोजगार के मंत्री सुबोध उनियाल ने जारी किए आंकड़े। विपक्ष ने धामी सरकार पर रोजगार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि रोजगार को लेकर सरकार में कई पदों पर नियुक्ति की गई है। अब इस पूरे मामले में सुबोध उनियाल ने हरीश रावत के संन्यास लेने की भी मांग की है।
तो बेरोजगारी के इस पूरे मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, जिसके बाद ही उत्तराखंड की राजनीति में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान के बाद कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रोजगार के मुद्दे पर ललकारा है। आपको बता दें कि बीते दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयानबाजी की थी कि वर्तमान सरकार लाखों का रोजगार देने की बात करती है, लेकिन अभी तक 3200 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। साथ ही ये भी कहा था कि अगर उत्तराखंड सरकार ये साबित कर दे कि उन्होंने 3200 लोगों को नौकरी दी है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास लोक पर्व पर छुट्टी घोषित की है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा था कि सरकार ने रविवार की छुट्टी घोषित कर दी है, लेकिन सरकार ने फिर सोमवार की छुट्टी घोषित की, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर ही निशाना साधते हुए कहा कि मैंने इगास की छुट्टी की, हरदा ने शुक्रवार की छुट्टी की। नेता इच्छा जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके एक बात करूंगा, अब मैंने यहाँ छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना, मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो, तो मिल के दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घर में जनान दूर दूर बैठे होना, अगर दफ्तर लागलो तो ऑफिस खुल लो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन में कमेंट लगी थी, एक दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पत्तों से क्या छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है, शुक्रवार जानता ना क्यों? वो दिन क्यों? नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना, खर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ते। मैं कह को नाम न ले मुझे, मैं पल्ली कह ली कि मैं सपन को सम्मान करना, हम छुट्टी कर मरे जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना, और उन छुट्टी करना वो दिन जय दिन नमाज पढ़ना दिन होता। पिथौरागढ़ जिले के 3 दिवसीय भ्रमण पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे। गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का क्षेत्रवासियों द्वारा ढोल नगाड़े से भव्य स्वागत किया गया। गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री द्वारा सर्वप्रथम भगवान हरिचंद मंदिर में जाकर परिवार संग पूजा अर्चना की गई। परिवार और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। मंदिर के पुजारी विद्याधर भट्ट द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में ग्रामीण महिला और पुरुषों ने जोड़ा चाचरी व खेल लगाए। इसके बाद गांव वालों से भेंट कर उनका हाल भी जाना और गांव की समस्या से रूबरू भी हुए। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने सभी लोगों से मिलकर, सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का, सबका स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को आकर यहाँ देख रहे हैं कि आगे चलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करें। और जो हमारा पर्यटन आधारित प्रदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 20 से 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे सभी गांव हमारे सड़कों से जुड़ेंगे। जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों का विकास होगा। उस क्षेत्र में हमारी सरकार तेज़ी से काम करेगी और हम सब लोग इन सब चीज़ों का ब्यौरा ले रहे हैं और जो त्वरित रूप से जिनका समाधान हो सकता है उनका समाधान भी कर रहे हैं। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत जल्द ही प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दौरे पर आएंगे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि बतौर सांसद वो अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं है, अभी उन्हें और अच्छा काम जनता के लिए करना है। बलूनी ने इगास पर्व पर अवकाश घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए लोगों से अपने गांव में जाकर विकास पर्व मनाने की अपील की।
चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक दलों को भी अन्नदाताओं का दर्द सताने लगा है। लंबे समय से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश के अन्नदाताओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने अब सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक जनपद उधम सिंह नगर में किसान महारैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के प्रभारी दीपक बाली ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों पर उधम सिंह नगर में पार्टी किसानों के समर्थन में बड़ी रैली निकालने जा रही है। खबर बाजपुर से है। यहां पर चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का भी जरा सा डर नहीं है। और यही कारण है कि बाजपुर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। और इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर के कक्ष में तोड़फोड़ करते हुए चोरों ने जरूरी कागजातों को जला दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा करेगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां स्तर पर तेज कर दी है। शासन से मिले निर्देश के बाद 1 से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का विशेष मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत मसूरी एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में मसूरी में आशा और आंगनबाड़ी वर्करों के साथ मसूरी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर 18 साल के युवाओं से लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भागीदार बनने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराने की अपील की गई। एसडीएम मनीष कुमार ने मसूरी के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही बीएलओ को भी किसी भी प्रकार के कार्य में लापरवाही न करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी दाइयों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। पिछले 37 दिनों से दाई धरने पर है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। धरने पर बैठी दाई का ये कहना है कि उन्होंने बहुत से विकट समय में लोगों की डिलीवरी करवाई है और सारी डिलीवरियां सफल भी रही हैं। आज के आधुनिक युग में तो अस्पतालों की व्यवस्था हो गई है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग आशा और दाइयों के भरोसे ही डिलीवरी करवाते हैं, जिसके एवज में सरकार द्वारा उन्हें 400 रुपए महीने मिलता है। इन दाइयों ने सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।